वेलकम टू एनसी नॉलेज फॉर ऑल। तो जैसा कि अभी तक हम जो है क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक को कवर करते आए हैं हमारे अतीत को, और ये जो है कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है प्लेलिस्ट में जाके पहले की वीडियो ज़रूर देखें। और आज से हम जो है इस चैनल पे जियोग्राफी की क्लास 6 की बुक को कवर करेंगे सीरीज वाइज। तो अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और साइड में आए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आप कभी भी नई वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी, यानी अर्थ इन सोलर सिस्टम। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है, यानी सनसेट के बाद आसमान कितना अच्छा लगता है। आकाश मीन्स आसमान, यूनिवर्स। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, मीन्स तारे दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गिनती नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। किनसे? छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से, जिन्हें हम तारे और चंद्रमा कहते हैं, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, हम कुछ धुंधले होते हैं। कैसे होते हैं? कुछ ज़्यादा ही चमकीले होते हैं, कुछ लाइट से धुंधले से होते हैं। ऐसा लगता है मानो आकाश में हीरे जड़े हो। क्या जड़े हो? हीरे। इनमें से कुछ टिमटिमाटे प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। कैसी है? कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते। कैसे चमकते हैं? चंद्रमा के समान। बिना मतलब टिमटिमाहट, मतलब डिम, मतलब जैसे होते हैं ना तारे टिमटिमाहट करते हैं, कभी रोशनी कम ज़्यादा, ये उस तरह नहीं चमकते। ये सीधा टिमटिमाहट नहीं करते, ये चंद्र की तरह चमकते रहते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लोग लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार का तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। कैसे? अलग अलग समय पर अलग अलग आकार का तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। समय के अनुसार ये मतलब बदलता रहता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अब पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। कब? पूर्ण चंद्रमा 1 महीने में एक बार। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती। क्या होती है ये? पूर्णिमा की रात कहते हैं इसे। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। कब नहीं देख सकते? 15 दिन के बाद। ये नए चंद्रमा की रात्रि होती है अमावस्या, यानी कि जो नया चंद्रमा निकलता है उसे कहते हैं अमावस्या, जो 15 दिन बाद निकलता है। जो पूर्णिमा की रात होती है वो 30 दिन के बाद आती है, जिसमें नया चंद्रमा बनता है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अगर आसमान साफ हुआ ही इन दिनों तो आप आसमान को अच्छी तरह समझ सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इनकी सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को नहीं देख पाते? तो चलिए इसके बारे में पता कर लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते सूर्य की लाइट की वजह से, तेज प्रकाश की वजह से। सूर्य, चंद्रमा तथा वह सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड है। क्या है? खगोलीय पिंड। कौन कौन? सूर्य, चंद्रमा तथा वह सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है। मैं आपको बता दूं, ये जो तारे होते हैं ये भी एक प्रकार के सूर्य ही होते हैं, यानी सूरज ही होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। कैसे होते हैं? बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। ये कुछ गैसों से बने होते हैं जिनमें हाइड्रोजन और हीलियम मेन गैस है। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। क्या होता है? अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश, जिसे वह बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। क्या कहते हैं इन खगोलीय पिंडों को? तारा। इन पर क्या क्या होता है? इनमें खुद की हीट होती है और खुद की लाइट होती है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित यानी पैदा करते हैं, और इन्हें कहते हैं स्टार्स। सूर्य भी एक तारा है। सूरज क्या है? एक तारा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है। जो रात को अनगिनत तारे चमकते हैं वह कहते हैं सूर्य के समान, लेकिन वह हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते। हम उनकी हीट को, लाइट को महसूस इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वह हमसे बहुत दूर है तथा वह अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई देती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज जितना छोटा दिखाई देता है। जी हाँ, हमने देखा है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृति को देख सकते हैं। विविध आकृति यानी अलग अलग आकृति को। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों को विभिन्न समूह में देख सकते हैं। जी हाँ, ये जो तारे के समूह होते हैं इनको कहते हैं नक्षत्र मंडल, जिनमें से कुछ है अर्सा मेजर या बिग बेयर, इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है।
अर्सा मेजर और बिग बियर क्या है, इसी प्रकार एक नक्षत्र मंडल है, यानी तारों का समूह है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। क्या नाम है? सप्तऋषि। ये बहुत आसानी से पहचान में आ जाते हैं। इसमें 7 तारे होते हैं। सप्तऋषि का मतलब है सप्तमी 7 और ऋषि मतलब संत, यानी 7 संतों का समूह। यह 7 तारे का समूह है जो नक्षत्र मंडल में अर्सो मेजर का भाग है। किसका भाग है? अर्सो मेजर का। आप अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों का दिखाए। आप अपने बड़े लोगों से कहिए कि वह आपको ग्रह और तारों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि की दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। मतलब जब रात को किसी इंसान को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था तो वह जो दिशा का निर्धारण जो है तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तरी दिशा में को बताता है, यानी जो उत्तरी तारा होता है वह उत्तरी दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा कहते हैं। कौन सा तारा उत्तरी दिशा में होता है? ध्रुव तारा। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सप्तऋषि यानी जो 7 ऋषि संतों का मतलब 7 तारों का समूह होता है, इसकी सहायता से हम जो है ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। और ध्रुव तारा क्या बताता है हमें? ध्रुव तारा हमें बताता है उत्तर दिशा के बारे में। चित्र 1.1 में देखेंगे, यदि आप सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को मतलब जो संकेत करते हैं एक साथ मिलाकर एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह बहुत से तारे ये ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगा। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, यह है सप्तऋषि। इनको अगर मिलाकर एक सीधी लकीर खींची जाए इनके बाद तो आप जो देखेंगे जो तारा इनके सामने दिखाई देगा वह होगा ध्रुव तारा, जो उत्तरी दिशा के बारे में बताता है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। क्या नहीं होती? कुछ खगोलीय पिंड जो रात को जिनके बारे में मैंने बताया था चमकते हैं, उनमें अपनी लाइट और हीट नहीं होती। क्या नहीं होती? लाइट और हीट। वह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। किससे प्रकाशित होते हैं? तारों के प्रकाश से। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रह। जैसे कि पृथ्वी भी एक ग्रह है। ग्रह जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्लैनेट। इंग्लिश में कहते हैं प्लैनेट। और ग्रीक भाषा के शब्द से निकला है। कि कौन सी भाषा बना है? ये प्लैनेटाई से, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण यानी घूमना। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। क्या है? एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है। किससे? अपना संपूर्ण लाइट और हीट किससे प्राप्त करती है? सूर्य यानी सन से, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। क्या है? पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह ही चमकती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि इसकी जो लाइट्स एंड हीट है कहाँ से आती है? सोलर सिस्टम से, यानी सन से आती है। ये देखिए यहाँ पर एक मैप दिखाया गया है, ड्राइंग द्वारा चित्र द्वारा समझाया गया है। आप इसको जो है वीडियो को पॉज करके देख लेना। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। क्या है? उपग्रह है, जो ग्रह के चक्कर लगाता है। यह हमारी पृथ्वी के सहचर तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह भी। कितने ग्रह हैं? 7 अन्य ग्रह हैं। सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपना चंद्रमा भी है। क्या है? खुद का मून भी है कुछ के पास। तो चलिए बात कर लेते हैं सौरमंडल की। सूर्य 8 ग्रह, सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम। सूर्य 8 ग्रह और उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंडों जैसे क्षुद्र ग्रह हैं। क्षुद्र ग्रह वह होते हैं जो किसी ग्रह से टूट कर बनते हैं, एवं उल्का पिंड जो टूट के धरती की ओर आते हैं। सौरमंडल का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ये सभी चीज़ें मिलकर, जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड और ग्रह उपग्रह मिलकर हम और परिवार का नाम देते। किसका नाम देते हैं? सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुख्य कौन है? सूर्य। तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ पौराणिक रोमन कहानियों के बारे में। तो यहाँ पर जैसे कि दिखाया गया है, सौल जो है सूर्य देवता को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सूर्य देवता को। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित है, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य के परिवार को सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम कहते हैं। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों का लिखे। क्या करें? अधिक शब्दों को लिखे। तो चलिए बात कर लेते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सौरमंडल के केंद्र में। और बाकी जितने भी ग्रह है और उपग्रह है इनके साइड में इकट्ठे हो रखे। ये किसकी वजह से? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। यह बहुत बड़ा है, अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। अत्यधिक गर्म गैस कौन सी है? हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। इसका खिंचाव बल इसमें सौरमंडल को बांधे रखता है। किससे बांधे रखता है? इसका जो खिंचाव बल होता है इसे सौरमंडल को बांधे रखता है। इसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। सूर्य सौरमंडल के प्रकाश एवं ऊष्मा
का एकमात्र स्रोत है। सूर्य क्या है, सौरमंडल के प्रकाश और ऊष्मा यानी हीट का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि यह हमसे सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद भी यह हमसे बहुत दूर है। कितना, यह हमसे मतलब पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो अब बात कर लेते हैं ग्रह के बारे में। ग्रह यानी प्लैनेट, जो निकला है प्लैनेटाइज शब्द से, ग्रीक भाषा के शब्द से। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है। कितने ग्रह है, 8 ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार वह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। इनको याद करने के लिए यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में ट्रिक दी गई है, जिसको आप पढ़ के समझ सकते हैं। इसमें लिखा है माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। आप जो है वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ लेना। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। निश्चित पथ यानी एक निश्चित रास्ते पर। ये रास्ते दीर्घवृत्तकार होते हैं। कैसे होते हैं, दीर्घवृत्तकार यानी आधे गोल। यह कक्षा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कक्षा यानी क्लासेस, जहाँ पर ये घूम सकते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। कहाँ पर है, बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं, केवल 88। और पृथ्वी को कितने लगते हैं, 365 दिन और 4 घंटे लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। शुक्र को जो है यानी पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार और आकृति किसकी तरह है, लगभग पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह था। क्या था, प्लूटो एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन, किसने, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक 2006 में की और यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जो 2006 में खोजे गए थे तथा प्लूटो बोने ग्रह, क्या है, बोने ग्रह है। इनको क्या कहा, बोने ग्रह। पृथ्वी, अब बात कर लेते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। कौन सा ग्रह है, तीसरा ग्रह है, सूर्य से दूरी के अनुसार। आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। कहाँ पर है, ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आभ कहते हैं। क्या कहते हैं, भू-आभ। भू-आभ का अर्थ है भूमि के समान, पृथ्वी के समान आकार। जीवन के अनुकूल परिस्थितियां संभव केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। मतलब जो अन्य ग्रह हैं उनकी तुलना में जो जीवन है खाली पृथ्वी पर पाया जाता है। पृथ्वी ना तो अत्यधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। क्या है, ना तो पृथ्वी ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है। क्या है यहाँ पर, पानी एवं वायु, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें है, जैसे कि ऑक्सीजन है, जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। कैसी दिखाई पड़ती है, नीले रंग की, कि इसकी 2/3 सतह पानी पर ढकी है। अंतरिक्ष से अगर हम देखेंगे तो जो हमारी अर्थ है यानी पृथ्वी, ये नीले कलर की दिखाई देती है, क्योंकि इसकी जो सतह है यानी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लू अर्थ यानी ब्लू प्लैनेट। अब बात कर लेते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में कुछ बताया गया है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। क्या किया, सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है। ये आज का आपका क्वेश्चन है, इसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। तो अब बात कर लेते हैं चंद्रमा के बारे में। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है। चंद्रमा क्या है, उपग्रह यानी जो ग्रह का चक्कर लगाते हैं। और हमारे पास कितने, चंद्रमा खाली एक है। चंद्रमा यानी मून, इसकी व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 क्या है। चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास से लगभग 1/4 यानी 1/4 हिस्सा है। यह इतना बड़ा है इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। ये जो हमारा ग्रह है इससे बाकी खगोलीय पिंडों से सबसे नज़दीक है। यह हमसे लगभग दूर है। कितना, 3,84,400 किलोमीटर दूर। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। जी हाँ, हम पृथ्वी से सूर्य की दूरी है 15,000 किलोमीटर दूर, 15 करोड़ किलोमीटर दूर, और चांद की दूरी है 3,84,400 किलोमीटर दूर। यहाँ पर देखिए उपग्रह और खगोलीय पिंड के बारे में बताया गया है। उपग्रह और मानव निर्मित उपग्रह के बारे में तो मैं आपको बता दूं, ये जो उपग्रह है ये है प्राकृतिक उपग्रह जो पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, मतलब ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। और जो मानव निर्मित उपग्रह है ये इनके कहते हैं सैटेलाइट, कृत्रिम पिंड है यानी मानव द्वारा बनाया गया है।
यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है। किनके द्वारा? वैज्ञानिकों द्वारा, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए भी किया जाता है। ये देखिए, ये जो आप फोटो देख सकते हैं, यह है कृत्रिम उपग्रह है। क्या है? मानव निर्मित कृत्रिम उपग्रह। और ये जो ये मून है, यह है उपग्रह जो यानी पृथ्वी के चक्कर लगाता है, यानी जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इन चंद्रमा के बारे में ही। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में पूरा करता है? 27 दिन में। तभी कहीं जाके एक पूर्ण चंद्रमा वाली रात आती है। इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर भी एक चक्कर लगा लेता है, किस पे? अपने अक्ष पर खुद ब खुद भी घूमता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? केवल एक ही भाग, क्योंकि पृथ्वी भी तो अपनी परिक्रमा कर रही होती है। तो चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। चंद्रमा की जो परिस्थिति है वो जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत है, मैदान है, गड्ढे है, जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते। क्या करते हैं? छाया बनाते। ये देखिए, इसका एक क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह मैंने आपको बताया था, जो टूटे हुए हिस्से होते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। पूर्णिमा यानी पूर्ण चंद्रमा वाली रात, यानी पूरे चंद्रमा, फुल मून नाइट को हम इन छाया को देख सकते हैं। क्या? छाया को देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्षुद्र ग्रह को। तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। कौन? छोटे पिंड, जो को क्या करते हैं? सूर्य के चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। यह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। जैसे कि आपने फोटो में देख लेना, आप ऊपर जाके जो मंगल ग्रह है और जो बृहस्पति ग्रह है, उनकी साइड में जो कक्षाएं बने हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह है, ग्रह के ही एक भाग होते हैं। मैंने जैसे आपको बताया था, ग्रह के ही भाग होते हैं, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो जाते हैं। क्या होते हैं? विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं उल्कापिंड के बारे में। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं तथा छोटे पत्थर होते हैं, पत्थरों के टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? उल्कापिंड। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की हो जाती है। आपने कई बार देखा होगा कि आसमान में कई सारे उल्कापिंड जो है पृथ्वी की तरफ गिर रहे होते हैं, जिसे हम क्या मान लेते हैं? टूटता हुआ तारा मानते हैं। यह कोई टूटता तारा नहीं होती है, पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो उल्कापिंड कहलाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। जैसे कि आपने देखा ही होगा, क्या होता है इनमें? वायु पृथ्वी तक आते आते वायु से घर्षण कर लेते हैं, यानी वायु से घिस जाते हैं, जिसकी वजह से इनमें आग लग जाती है और ये जलकर राख हो जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। जी हाँ, कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जलने बिना पृथ्वी पर गिरता है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या हो जाता है? गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक और दूसरी ओर तक पहली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरफ देखा है? जी हाँ, हमने देखा है। चमकदार रास्ते को देखा है। हाँ, यह लाखों तारों का समूह है। क्या है? लाखों तारों का समूह, बल्कि करोड़ों, लाखों करोड़ों तारों का समूह है। यह पट्टी जिसको आप देखते हैं, इसको कहते हैं आकाशगंगा, यानी मिल्की वे। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। क्या है? आकाशगंगा का एक भाग है। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड में इतनी सारी आकाशगंगा है, इतनी सारी पृथ्वियाँ हो सकती है, जिसके बारे में अभी हमको नहीं पता है। तो प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। किससे की गई थी? आकाश में एक मतलब ब्रह्मांड में बहती हुई एक नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम पड़ गया आकाश गंगा, यानी आकाश वाली गंगा। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। क्या है? करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। किनका? ब्रह्मांड का निर्माण करती है, यूनिवर्स का। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। क्या है? बहुत ही कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए। क्या करने में जुटे? अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने में जुटे हुए हैं। अभी भी हमको इतना कुछ नहीं पता ब्रह्मांड के बारे में। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। जी हाँ, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको वीडियो की क्वेश्चन आंसर भी मतलब हल करवाने हो तो मुझे आप बता देना, मैं इनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो तैयार कर दूँगा। आप कमेंट बॉक्स में जो है लिख देना क्वेश्चन एंड आंसर। मैं समझ जाऊँ कि आप लोगों को इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर की वीडियो भी चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो चैनल का बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबाएँ।
Thank you for watching NC Knowledge. NC Knowledge always with you.